हेलो माय इग्नू स्टूडेंट्स, आई होप यू गाइज आर डूइंग गुड। सो आज मैं बात करने वाली हूँ इग्नू के ही बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर के बारे में, VEGC 104। यूनिट इसका 3 है। स्पेंसर की लाइफ और वर्क्स के बारे में बात करेंगे एंड यूनिट 4 जिसमें एमोरेटी सोनेट्स के बारे में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं यूनिट 3 से, जिसमें स्पेंसर एंड यूनिट 4 एमोरेटी सोनेट्स है। 57, 67 एंड 75 ये वही टॉपिक्स है जो एग्जाम्स में आते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यूनिट की स्टार्टिंग होती है एमंड स्पेंसर के, कि ये बहुत ही ज़्यादा प्रीमियर पोइट थे एलिजाबेथन एरा के, और ये बेस्ट नोन थे अपनी एपिक पोएम्स के लिए। एग्जाम्पल के तौर पे द फेरी क्वीन एंड एमोरेटी सोनेट्स, और ये 1595 में लिखी गई थी। तो ये इसके यूनिट की स्टार्टिंग है जो मैं आपको इन शॉर्ट बता रही हूँ ताकि आपको मेन पॉइंट्स एज इसके याद रहे। मेन पॉइंट देख लेते हैं जिसको की कॉन्टेक्ट एंड थीम कहा जाता है। ये यूनिक रिलेशनशिप को दिखाता है जो एमोरेटी सोनेट के कलेक्शन में एडमंड स्पेंसर और एलिजाबेथन बॉयल के बीच के असली प्यार और प्रेम संबंध मतलब रियल लाइफ कर्टशिप को दिखाया गया है, जिसमें स्पेंसर ने 1594 में शादी की थी। यह एक पारंपरिक कविताओं की तरह ही ऐसी महिला के बारे में नहीं है जिसे पाया ना जा सके, जिसको अटेंटेबल लेडी कहा जाता है। शब्द बाय शब्द अगर देखें तो एमोरेटी सोनेट इस बात का रिकॉर्ड या दस्तावेज है, ठीक है। और स्पेंसर की असली ज़िंदगी का सफल प्रेम प्रसंग शादी से पहले प्यार जताने का एक दौर है ऑफ एलिजाबेथन बॉयल, जिसके साथ उनका नाम एज अ प्रेमिका और पत्नी का भी लिया जाता है। तो ये अनअटेंटेबल लेडी मतलब होता है कि पुरानी पारंपरिक लव पोइट्री। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं न्यू प्लेटोनिक एंड क्रिश्चियन सिंथेटिक। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि ईसाई विचारों का संगम। स्पेंसर ने ग्रीक रोमन ज़माने की सुंदरता की धारणाओं को ईसाई धर्म की शादीशुदा प्यार, जिसको मटेरियल लव बोला जाता है, कि उसकी सोच के साथ आपस में मिलाया था, ठीक है। न्यू प्लेटोनिक एंड क्रिश्चियन सिंथेटिक का मतलब होता है एक पुरानी यूनानी दर्शक, जिसको ग्रीक फिलॉसफी की सोच कहा जाता है, जो कहती है कि शरीर या दुनिया की सुंदरता असल में भगवान ईश्वर की ही सुंदरता की एक झलक है। सिंथेटिक मतलब होता है दो अलग अलग विचारों को आपस में मेल देना। तो एनालाइज अगर यूनिट 4 को करें हम, तो इसमें सेंट्रल मेटाफर है लव एज अ मिलिट्री वॉर, जिसपे सोनेट के विश्लेषण में हमें पता चलता है कि कवि अपनी प्रेमिका को ना एक मीठी योद्धा, जिसको स्वीट वॉरियर कहकर पुकारता है, जो लगातार उसके दिल के खिलाफ जंग छेड़े हुए है, वह उससे कुछ पल की शांति या युद्ध विराम, जिसको ट्रस्ट की भीख मांगता है, क्योंकि वह प्रेमिका उसे पहले ही पूरी तरीके से हरा चुकी है। तो एनालाइज में एमोरेटी सोनेट्स में यही इसका एनालाइज है। स्पीकर एड्रेस करता है इस लेडी को एज अ स्वीट वॉरियर वो कंटिन्यू टू वेग वॉर अगेंस्ट हिज हार्ट। तो की आइडिया है द पोइट आर्ग्यू दैट इट इज अनजस्ट ऑफ अनशिवलियस टू कीप अटैकिंग ऑन एनिमी वो हैज़ ऑलरेडी सरेंडर्ड। वो बताते हैं कि उस इंसान से लड़के क्या फ़ायदा जिसने अपने हथियार पहले डाल दियो। ये एक ट्रू विक्ट्री होती है जो कम्स टू शोइंग मर्सी रैदर देन अ टोटल डिस्ट्रक्शन, जो एक दया का भाव दिखाती है सामने वाले के लिए, और एक टोटली डिस्ट्रक्शन के रूप में आती है निकल के। तो की आइडिया इसका ये है, जो पोइट आर्ग्यू कर रहा है किसके लिए? प्यार के लिए। यहाँ पर आप एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ कवि अपनी प्रेमिका एलिजाबेथन बॉयल से प्यार की गुहार लगा रहा है, ठीक है। उसने अपने युद्ध जंग वॉर का रूपक मेटाफर इस्तेमाल किया है कि वो मैं तो हार चुका हूँ, आई हैव ऑलरेडी सरेंडर्ड। कवि कहना चाहता है कि मैं तुमसे पहले ही हार चुका हूँ, लाइक दिस टाइप ऑफ। ये कोई लड़ाई की बात नहीं, प्यार की बात हो रही है, जिसे उन्होंने एज अ मेटाफर यूज़ किया है। सोनेट 67 एज अ हंट्समैन आफ्टर वेयरी चेज। इसका क्या मतलब होता है? सोनेट 67 में ना इसमें स्पेंसर की बहुत ही फेमस सोनेट है, जिसमें वह शिकार के ज़रिए प्यार के एक बहुत गहरे सच को समझाते हैं। शिकार से थका हुआ प्रेमी, कवि अपनी तुलना में एक ऐसे शिकारी से करता है जो जंगलों में बहुत खूबसूरत हिरण प्रेमिका का पीछा करते हुए बुरी तरीके से थक चुका है। उसे लगता है कि हिरण को पकड़ना नामुमकिन है, इसलिए वह निराश होकर एक पेड़ के छांव में बैठ जाता है और पीछा करना छोड़ देता है। तो हिरण का खुद वापस आना, द वॉलंटरी रिटर्न। जैसे ही प्रेमी शिकारी शांत होकर बैठ जाता है तो दबाव बनाना बंद कर देता है, वह हिरण के पीछे भागने के बजाय खुद पे वापस आ जाता है, तो नदी के किनारे पानी पीने लगता है। तो इसका ये मतलब होता है। तो सोनेट 18 है द रोलिंग व्हील, जिसका मेन आइडिया है लव, टाइम एंड द चेंजिंग फॉर्चून्स ऑफ लाइफ। सोनेट 18 की समरी कुछ इस तरीके की है कि स्पेंसर कंपेयर करते हैं ह्यूमन लाइफ एंड लव को, जो एक चक्के की तरह घूमता है, और चक्का जब कंटिन्यू घूमता है तो ह्यूमन का फॉर्चून भी चेंज होता है। जो पर्सन आज हैप्पी है लेकिन कल अनहैप्पी भी हो सकता है। तो पोइट कहते हैं कि वह घूमता हुआ पहिया लगातार रगड़ खाने से सख्त
से भी सख्त पत्थर को भी धीरे धीरे घिस देता है। लगातार टपकता हुआ पानी भी हल्की बूंद के समय के साथ कठोर और एक चट्टान में छेद कर सकती है। तो पॉइंट इस पे वरीड है टाइम को लेके, चेंज को लेके, क्योंकि अगर सेपरेट हो जाएगा वो अपने प्रेमिका से तो कितनी चीज़ें चेंज हो जाएगी। लव बेशक स्ट्रांग रहेगा लेकिन जो चीज़ें होती है ना वो चेंज हो जाती है। जिस पे इम्पॉर्टेंट थीम दिखाया गया है, चेंज एंड इंस्टेबिलिटी ऑफ फॉर्चून, पावर ऑफ टाइम, कंस्टेंसी इन लव एंड फियर ऑफ सेपरेशन। लेकिन दुख की बात यह है कि पहिया तो पत्थर को घिस देता है अकॉर्डिंग टू हिम, लेकिन पोइट का प्यार और रोना उसकी प्रेमिका के पत्थर जैसे सख्त दिल को ज़रा भी नहीं पिघला पा रहा। तो जिस पे लव टाइम ये सब उन्होंने बताया कि कुदरत का नियम। तो सोनेट 57 जिसको स्वीट वॉरियर कहा गया है, कवि स्पेंसर जो थे अभी अपनी प्रेमिका एलिजाबेथन बॉयल को स्वीट वॉरियर कहकर बुला रहे हैं। उसे योद्धा इसलिए कहा गया है कि क्योंकि वह अपने नखरे, खूबसूरती और सख्त रवैये से कवि के दिल पर लगातार हमला कर रही है। तो लगातार युद्ध और बेबसी इसमें झलकती है, जिसमें कवि कहते हैं कि उनकी प्रेमिका उनके दिल के खिलाफ एक ना ख़त्म होने वाली जंग वॉर छिड़ी हुई है, जिसमें वो सरेंडर का भी तर्क देते हैं कि कहते कि मैं तो तुमसे पहले ही हार चुका हूँ, मेरा दिल पूरी तरीके से तुम्हारा गुलाम बन चुका है। तो इसमें ये सारी चीज़ें, जिसका इम्पॉर्टेंट थीम था लव एज अ वॉरफेयर, लव एज अ सोल्जर, सरेंडर टू बी बिलव्ड, पावर टू बी अ बिलव्ड एंड लव एंड सबमिशन। किसी हारे हुए इंसान को पूरी तरीके से तबाह कर देना कोई बड़ी बात की असली जीत नहीं होती है। वो एक महानता और असली जीत सामने वाले पर दया, मर्सी और रहम दिखाने में होती है। स्टूडेंट्स, मैं ये चीज़ कवर कर रही हूँ क्योंकि एग्जाम्स में आते हैं इनके क्वेश्चन 20 मार्क्स के। नेक्स्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सोनेट 65 द वर्ल्ड आई। इसमें स्पेंसर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बताते हैं, जिसमें सोनेट की स्पेंसर प्रेमिका जो एलिजाबेथन बॉयल है, मन में शादी और प्यार को लेकर जो डर और शक है वो उन्हें दूर करने की कोशिश करते हैं। प्रेमिका को डर है कि शादी करने के बाद वह अपनी आज़ादी को खो देगी और उसे लगता है कि प्यार और शादी का बंधन उसे एक कैदी की तरह बांध देगा और उसे स्वाधीनता छीन लेगा। तो स्पेंसर इस जवाब में कहते हैं कि ये डर बेकार है। स्पेंसर अपनी जो प्रेमिका होती है उनको समझाते हुए कहते हैं कि तुम्हारा ये डर, एक शक पूरी तरीके से बेबुनियाद है, यूजलेस है। ठीक है, प्यार में सच्ची आज़ादी होती है। कवि तर्क देते हैं कि जब दो लोग सच्चे प्यार में बनते हैं तो उनकी शादी छिनती नहीं है। तो जिसका इंपॉर्टेंट थीम है ब्यूटी लव, लाइट वर्सेस डार्कनेस, स्पिरिचुअल पावर ऑफ द बिलव्ड एंड आइडियलिज्म वुमेन। तो ये सारी मेन पॉइंट्स हैं जिसके इर्द गिर्द ही पूरी चीज़ें आपकी मुख्य रूप से घूमती है, जिसके कोड टॉपिक्स, पोइट आर्ग्यूमेंट, आपसी संबंध एंड मेन मैसेजेस के तौर पे जाता है। तो ये इग्नू के एग्जाम्स में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैंने कवर किए आपको, और आप ये एग्जाम्स के आंसर्स में भी लिख सकते हो। और नेक्स्ट वीडियोस भी यूनिट की मैं क्लियर करूँगी और स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें। रिमेंबर फॉर इग्नू एग्ज़ाम जो 1857 एंड 65 पॉइंट है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जिसमें एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं। तो आप इसकी ये चीज़ अगर याद रखोगे तो आप इजीली आंसर लिख सकते हो। तो होप यू अंडरस्टैंड द यूनिट्स। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपके लिए मैं और भी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ ला सकूँ इन हिंदी। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।